हेलो दोस्तों, मैं शशिभूषण कैवर्त जीवनी की अकेडमी के यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के संबंध में अध्ययन करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के संबंध में एक ओवरव्यू जानकारी देखेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक, यानी देखेंगे तो इसमें ऊपरी ऊपरी जानकारी देखेंगे। ठीक, उसके बाद जो है इसको खंड खंड करके एक एक करके पढ़ते चलेंगे। ठीक, क्योंकि एक थोड़ा सा जो है बड़ा चैप्टर हो जाता है, इसलिए जो है इस चैप्टर को जो है खंड खंड करके देखेंगे, एक वीडियो में कवर होने वाला नहीं है। ठीक, तो चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्षेत्रीय मराठों के क्षेत्रीय शाखाएं। मराठों की क्षेत्रीय शाखाएं कहने का मतलब है जो भारतवर्ष है, जो भारतवर्ष में जो है मराठा जो है अलग अलग क्षेत्र में निवास करते थे, उनको अलग अलग वंश के नाम से जाना जाता था। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वंश रहते थे, निवास करते थे मराठा, उसे अलग अलग वंश के नाम से जाना जाता था। और एक इनके टाइम में जो है मराठा जो है अलग अलग शाखा में विभाजित हुआ है। तो ध्यान रखना, पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो एक पेशवा था बाजीराव द्वितीय, उसके टाइम में जो है मतलब बाजीराव द्वितीय जो पेशवा थे उसके टाइम में जो है छत्तीसगढ़ का जो मराठा था, सॉरी छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे भारतवर्ष का जो मराठा था वो 5 भागों में विभाजित हो गया। वो 5 भाग कौन कौन से है वो ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखने को मतलब पुणे के कौन है तो पेशवा, और नागपुर में जो मराठे निवास करते हैं उसे भोसला कहते हैं, ग्वालियर में जो मराठा निवास करते हैं उन्हें सिंधिया कहते हैं, और जो इंदौर में जो मराठा निवास करते हैं होलकर कहते हैं, और बड़ौदा में जो मराठा निवास करते हैं उन्हें गायकवाड़ कहते हैं। इस तरीके से जो है ये 5 भागों में विभाजित हो गया। ठीक, तो हम लोग जो है छत्तीसगढ़ के संबंध में पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान रखना नागपुर में जो निवास करते थे मराठा उसके सापेक्ष अध्ययन करेंगे। यानी भोसला, नागपुर में जो निवास करते हैं उसे भोसला कहते हैं, इसलिए भोसलों का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखना जो नागपुर में निवास करते हैं भोसला, ये रघुजी प्रथम, ठीक है, रघुजी प्रथम के द्वारा क्या किया गया, ये उड़ीसा अभियान के लिए भेजा गया। इनके सैनिक थे भास्कर पंत। रघुजी प्रथम के द्वारा भास्कर पंत को उड़ीसा अभियान के लिए भेजा गया। चूँकि उड़ीसा और इस मराठा क्षेत्र में या नागपुर क्षेत्र के मध्य छत्तीसगढ़ पड़ता था, इसलिए छत्तीसगढ़ को भी जीतना अनिवार्य हो गया। तो भास्कर पंत ने क्या किया, भास्कर पंत ने यहाँ पर जो शासन कर रहे थे, इस दौरान जब ये आक्रमण के लिए निकला, मतलब इस क्षेत्र को जीतने के लिए निकला 1741 में। कब, तो 1741 में भास्कर पंत के द्वारा। तब भास्कर पंत जब यहाँ पर एंटर किया तो यहाँ पर कलचुरी शासन चल रहा था। उस समय शासक था कौन, तो रघुनाथ सिंह शासन कर रहा था। तो रघुनाथ सिंह को इसने परास्त करके क्या किया, इस क्षेत्र को अपने अंडर में ले लिया, अपने अंडर में लिया। ठीक, अपने अधीन किया, और अपने अधीन करने के बाद यहाँ तो शासन नहीं किया, ना तो रघुजी प्रथम शासन किया, ना भास्कर पंत ने शासन किया। तो कैसे शासन चला, तो शासन जो है करने के लिए इन्होंने अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते थे। क्या नियुक्त करते थे, प्रतिनिधि नियुक्त करते थे। ठीक, तो ध्यान रखना, ये जो है रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह जो है कलचुरी के रतनपुर शाख के शासक है, कलचुरी के रतनपुर शाख के शासक है, जो ये मराठों के अधीन आ गए। ठीक, वहीं अगर देखें कलचुरी के रायपुर शाख से देखें तो 2 शासक ध्यान रखिएगा, अमर सिंह और शिवराज सिंह, ये दोनों शासक भी क्या है, मराठों के अधीन आ गए थे। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अगली बात देखें तो अगली बात देखते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है रघुजी प्रथम की जब मृत्यु हुई 1755 में। कब, तो 1755 में। तो इनके 4 बेटे देखने को मिलते हैं, जानोजी, साबाजी, मुधोजी और बिम्बाजी। ये चारों में जो है सत्ता के लिए यानी उत्तराधिकार के लिए इनमें लड़ाई उत्पन्न हो गई। अब ये लड़ाई उत्पन्न हो गई, केंद्र में कौन चाहता था, मतलब सभी लोग केंद्र में ही चाहेंगे। ठीक, मतलब जो मुख्य जगह है वहाँ पर शासन करना चाहेंगे। तो मुख्य जगह पर शासन करने के लिए इन चारों में क्या है, लड़ाई होने लगी। तो लड़ाई को सुलझाने के लिए पेशवा आया। ये तो पेशवा ने इनके बीच हस्तक्षेप करके इनमें क्या है, बंटवारा करवाया। ठीक है, सुलह करवाया, बंटवारा करवाया। तो जिसमें जानो जी को मिला नागपुर मिला, साबो जी को बरार मिला, मुधो जी को चांदा मिला, और बिम्बा जी को छत्तीसगढ़ क्षेत्र मिला। ठीक, और ये बिम्बा जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शासन किए हैं। तो बिम्बा जी के लिए ध्यान रखना, बिम्बा जी के लिए पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला प्रत्यक्ष मराठा शासक कौन है, तो वो व्यक्ति है बिम्बा जी। ठीक, कौन है, तो बिम्बा जी। ध्यान रखिएगा, इसका टाइमलाइन ध्यान रखें तो देखें तो 1758 से ये 1787 तक ये शासन किए। कौन, तो बिम्बा जी ने शासन किया। और बिम्बा जी वही व्यक्ति हैं जो कि परगना पद्धति के सूत्रधार माने जाते हैं। कौन सूत्रधार माने जाते हैं, तो ये बिम्बा जी माने जाते हैं। ठीक है, जबकि उसके जन्मदाता कौन थे, तो विट्ठल राव
दिनकर थे, ठीक, जो कि एक सूबेदार था, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगला देखें तो इसके बाद कौन आया, बिम्बा जी के बाद कोई शासन किया छत्तीसगढ़ में, कौन है, चिमड़ा जी ने शासन किया। चिमड़ा जी कौन है, तो ध्यान रखना मुधो जी का पुत्र है, ठीक है, मुधो जी का पुत्र है। यहाँ पर इनका टाइम लाइन देखें तो 1787 से लेकर 1788 तक शासन किया, ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद कौन आता है, तो उसके बाद अगला शासक मिल जाता है हम लोगों को, वेंकोजी मिल जाता है। वेंकोजी ने कब से कब तक शासन किया, 1788 से लेकर 1811 तक शासन किया, ठीक, ध्यान रखना 1811 तक शासन किया। और ये वेंकोजी वही व्यक्ति है जो छत्तीसगढ़ में सूबा शासन की शुरुआत किया, क्या किया, तो सूबा शासन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति है। तो सूबा शासन क्या है, तो सूबा शासन जो है एक शासन संचालन की एक पद्धति है, ठीक है, जिसके अंतर्गत सूबेदार नियुक्त किए जाते थे, यानी नीलामी पद्धति के आधार पर सूबेदार नियुक्त किए जाते थे, ठीक। तो ध्यान रखना वो व्यक्ति कौन है जो सूबेदार नियुक्त किए, तो वेंकोजी भोसले, ठीक, ये वेंकोजी भोसले है। इनके अंतर्गत ध्यान रखना सूबेदार पद्धति शुरू हुई। तो इनके अधीन कितने सूबेदार रहे, तो 6 सूबेदार इनके अधीन रहे, वो है महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद और वेंकोजी पिंडरी, दीरोजी कुल्लूकर और यहाँ पर है बीकाजी गोपाल। ये छयों का छयों क्या है, तो वेंकोजी भोसले के अधीन कार्यरत एक सूबेदार थे, ठीक, ध्यान रखना। अगला देखते हैं, यहाँ पर पुरसो जी जिसको परसो जी बोलते हैं, इनका टाइम लाइन है 1811 से 1816 तक। इनके अधीन कौन सूबेदार रहे, तो इनके अधीन रहे बीकाजी गोपाल जो है एक सूबेदार रहा। और आगे देखते हैं तो अप्पा जी देखते हैं 1816 से 1818 तक शासन किए। इनके टाइम में कौन सूबेदार रहे, तो सखाराम हरी, सीताराम हरी, यादवराव दिवाकर। तो इनके टाइम में ये जो है सूबेदार रहे, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ये हो गया। इसके बाद क्या आता है, तो जैसे यहाँ पर यादव आया है उसके बाद क्या ध्यान रखना, ब्रिटिश के अधीन आ गया, यानी जो सत्ता था वो किसके अधीन आ गया, ब्रिटिश के अधीन आ गया। तो ब्रिटिश के अधीन मराठा शासक देखेंगे, ब्रिटिश के अधीन मराठा शासक देखेंगे, उनका टाइमलाइन कब से कब तक रहा, तो 1818 से 1830 तक ब्रिटिश के अधीन मराठा शासक है, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब यहाँ पर जो रघुजी तृतीय को शासन करना था, तो लेकिन रघुजी तृतीय जो है उस समय उनकी आयु नहीं हो पाई थी शासन करने के लिए, इसलिए उनको गद्दी नहीं दी गई। बाद में उनको जो है सत्ता जो है दे दिया गया, यानी 1830 में 1854 में वो आए, यानी पुनः मराठा शासन के रूप में। जब वो वयस्क हुए तब आए, अभी क्या था, वो अल्प वयस्क था 1818 से 1830 तक। इसीलिए क्या किया था, जो नागपुर में बैठे थे अंग्रेज अधिकारी बैठे थे जेनकिंस, उनके द्वारा यहाँ पर शासन का संचालन करने के लिए एजेंट भेजे गए, ठीक, अधीक्षक भेजे गए। जिस अधीक्षक भेजे गए तो इसमें कितने थे, तो 6 थे, एडमंड, एगेन्यू, हंटर, सैंडिस, विल्किंसन, क्राफर्ड। ये जो है छइयों के छइयों थे और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, निम्न में सही क्रम में जमाइए करके, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हालांकि उसको अभी और अगले वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये ब्रिटिश के अधीन मराठा शासक थे, ठीक। अगर हम लोग देखें पुनः मराठा शासक जैसे बताया रघुजी तृतीय जैसे ही उनकी आयु हो गई शासन करने की, फिर उसके बाद 1830 से 1854 तक उन्होंने शासन किया। और उन्होंने ऐसे ही शासन नहीं किया, उन्होंने शासन करने के लिए जिलेदार नियुक्ति किए, ठीक, जिलेदार नियुक्ति किए। तो यहाँ पर कितने जिलेदार थे, तो ध्यान रखना उनके जिलेदार थे यहाँ पर 8 जिलेदार थे, जिसमें से कृष्णरावप्पा और अमृतरावप्पा, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, ठीक। और ध्यान रखें तो ये तो 4 हो गए, 4 और ध्यान रखें तो क्या है यहाँ पर इंदू करवा, सखाराम बापू और गोविंदराव अप्पा और गोपाल राव अप्पा। इस तरीके से यहाँ पर 8 जो है जिलेदार नियुक्त किए गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन आ गया 1854 से 1947 तक। लॉर्ड डलहौजी खड़प नीति के तहत ये क्षेत्र जो है ब्रिटिश के अधीन आ गया, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग मराठा के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में प्लीज़ कमेंट करें। मैंने प्रयास किया है कि आपको ऑथेंटिक सोर्स से बताऊं करके, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर कहीं पे चूक हो जाए तो कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर कोई विसंगति उत्पन्न हो तो कमेंट करके बताइएगा, उसे करेक्ट किया जाएगा अगला वीडियो में, ठीक। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको ऑथेंटिक सोर्स से बताऊँ, लेकिन कहीं क्या होता है कि हमें स्थानीय जो मार्केट में उपलब्ध है बुक से उनसे भी बताना पड़ता है ताकि सभी चीज़ कवर हो पाए, ठीक। हर चीज़ जो है आपको ऑथेंटिक सोर्स में नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी आपको ऑथेंटिक सोर्स के अकॉर्डिंग आपको कुछ चाहिए, आपको पता चले कि ये ऑथेंटिक सोर्स के अनुसार से ऐसा होगा, तो कमेंट करके बताइएगा, सुधारा जाएगा, ठीक। ध्यान रखिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हाँ, और हमारे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कीजिएगा। यहाँ पर जो है आपको छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक के लिए बैच संचालित है और नया बैच जो है नया बैच की बात करें तो नया बैच आपको अगले माह आपको देखने को मिल सकता है। हमारे टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको डेली अपडेट कराया जाता है, साथ ही साथ सूचना भी दिए जाते हैं हमारे एकेडमी के संबंध में,
ठीक, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर वो वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे अन्य वीडियो के भी लिंक वहाँ पर मिल जाएंगे, आप उन वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।